लास्ट क्लास में हमने करा था मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक जनरल मीनिंग, एक इन इट्स सिंगुलर सेंस, इन इट्स प्लूरल सेंस। बाय द नेक्स्ट क्लास एग्जैक्ट डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है कि आधे आधे घंटे हम डेफिनेशन से डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास तक सबको याद होनी चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ढंग से पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स क्या स्टडी करता है आरव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटेटिव? क्या क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी किया जा सकता है? नो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? यू हैव टू गिव अ प्रिसाइज आंसर, देना चाहेंगे। only when a numerical value is assigned to a qualitative characteristic like honesty, beauty, intelligence, then yes, it can be studied. Otherwise qualitative data cannot be studied in statistics. Definition में पढ़ा था quantitative data होना जरूरी है, numerical facts होने जरूरी है, तभी possibility है statistics study करने की। अब हम पढ़ेंगे functions, importance and limitations of statistics। ध्यान से देखेंगे। What are the functions of statistics? Statistics performs many functions useful to human beings. The broad basic functions performed by statistics are as under. Most important, to simplify the complex facts. To simplify the complex facts. मतलब इतनी heavy information इतनी easily present कर दी जाती है just because of statistics, just because of statistics। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा की सोचो, पिछले 10 साल में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा। अब अच्छा 2011 में इतना था, 12 में इतना था, 13 में एक हो गया, मैं क्या लिख रहा हूँ 2011 में एग्जाम्पल $1 ट्रिलियन, 2012 में 1.2, 1.5, 8, 1.8, 2, आपको ऐसे वैल्यूज दे रहा हूं और एक आया ग्राफ, तो आपको ग्राफ में उसका ट्रेंड दिखेगा, तो उससे क्या होता है, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। और यहाँ पे इतना डेटा है, इतना डेटा है, मैं बार बार बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि फ्यूचर में ना इसके बहुत काम आने वाले हैं। अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि डेटा एनालिस्ट 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स नंबर 1 मोर हाईली पेड जॉब्स थी, अब डेटा एनालिस्ट हाईली मतलब वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशन एंड हाईली पेड जॉब। डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि डेटा को एनालाइज करना है, डेटा इतना ज्यादा है और डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज होते हैं। तो प्लीज मतलब स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारे इतनी पॉपुलेशन है कि जब तक कुछ भी बिना स्टडी करे अगर हमने करा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि डेटा बड़ा हमारा सारा कैच हो रहा है कि नहीं? तो डेटा तो हमारा सारा कैच हो रहा है, हम फोन पे क्या बात कर रहे हैं, फोन पे क्या हमारी लोकेशन, सब कुछ वो डेटा ही तो है। सिर्फ रॉ डेटा किसी काम का नहीं होता, वो तो मीनिंगलेस है। जो रॉ डेटा है वो मीनिंगलेस है, जब तक उसको तरीके से सॉर्ट ना किया जाए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, वो यूजलेस इंफॉर्मेशन है। वो मतलब वो तो इतनी सारी, सोचो मतलब आपके सामने मतलब थाउजेंड्स ऑफ डेटा, मतलब ये तो ना कि थाउजेंड ऑफ नंबर्स रखे हुए हैं, क्या करूँ मैं इसका, मतलब समझ ही नहीं आएगा कहना क्या चाहते हो। बट लेकिन अगर उसको आपने प्रॉपरली क्लासिफाई करा, ऑर्गेनाइज करा, प्रेजेंट करा, तब जाके वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनेगी। आपके स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 5000 बच्चे हैं, या फॉर एग्जाम्पल 1000 बच्चों ने 12th के बोर्ड्स दिए, तो क्या होगा, अब 1000 बच्चों के मैं मार्क्स आपके सामने रख दूं, 1-2000 सबके मार्क्स रख दूं, और फिर उसी को ही अब निकालते हैं स्कूल वाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 95%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 90%, ऐसा डेटा निकालते हैं। बिरला ने भी निकाला है, सारे स्कूल्स निकालते हैं। तो अब उन्होंने उस इतने सारे रॉ डेटा को एक मीनिंग, मतलब एक ही ग्लांस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा मतलब 14% बच्चों के 95% के ऊपर है, 50% बच्चों के 90% के ऊपर है, मतलब कितना इजी हो गया। वरना क्या आपके सामने 1000 बच्चों के आप कुछ भी मतलब उसमें एनालाइज कर पाते, खो जाते। तो स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई
कर देता है. It is very difficult for an individual to understand and conclude from huge numerical data. एग्जाम्पल समझ आ गया कि 1000 स्टूडेंट्स के आपके सामने मार्क्स आ जाएं, आप कुछ भी डिसीजन, कुछ भी एनालिसिस नहीं, कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे कि कैसी रही परफॉर्मेंस. लेकिन जैसे ही उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए, प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए, पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा. यस और नो? स्टैटिस्टिकल मेथड्स ट्राई टू प्रेजेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा. ग्रेट मास, ह्यूज नंबर ऑफ आइटम्स, बहुत ज्यादा होते हैं, into simple and understandable form. Please request है स्टैट्स को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना. मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे जाके ना बाद में थैंक यू बोलोगे, क्योंकि इतना काम आएगा ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. For example, statistical techniques like mean, median, correlation, graphs, they make complex data intelligible and understandable in a short period and in a better way. ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज ना हो रहा हो. चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां स्टैटिस्टिक्स यूज ना होता हो. और जो उसकी नॉलेज अगर आपको होगी तो बड़े लेवल पे आप वो टेबल बना थोड़ी ना रहे होगे, आप एनालाइज कर रहे होगे, आप इंटरप्रेट कर रहे होगे डेटा को. कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, टॉप मोस्ट होता है ना इंटरप्रिटेशन. बट इंटरप्रेट तो वही कर पाएगा ना जिसको पीछे सारे स्टेजेस की नॉलेज हो. क्योंकि अगर कलेक्शन ऑफ डेटा के प्रोसेस में ही फ्लॉ है, डेटा कलेक्ट ही सही तरीके से नहीं हो रहा, तो आप गलत ही इंटरप्रेट करोगे. यस और नो? तो आप अगर सीनियर लेवल पे होगे, आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे होगे, लेकिन मेथड्स असाइन आप कर रहे होगे कि डेटा कलेक्ट कैसे करना है, कौन से एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं. तो ये सारी चीजें सिखाएगा हमें स्टैटिस्टिक्स. So the most important function is to simplify the complex facts. Second, to present facts in a definite form. Quantitative facts can easily be believed and trusted in comparison to abstract and qualitative facts. रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, ठीक है ना, एक होता है रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, तो ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट हो गई ना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड वेल, अगेन ये भी एक हवा में ही बात हो गई. बट द मोमेंट आई से more than 50% students scored above 93%, now that is a definite form. तो मतलब अगेन उसकी वैल्यू चेंज हो गई. मतलब बहुत अच्छा क्या होता है, क्वांटिफाई करो ना बहुत अच्छे को. बहुत अच्छा तो किसी के लिए 70 भी हो सकता है, किसी के लिए 80 भी हो सकता है, और किसी के लिए 94. करे ये तो अच्छा थोड़ी ना है. अच्छा तो 96, 97, 98 ये होता है अच्छा. तो अच्छा क्या होता है, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट हो गई ना, मतलब दिस इज नॉट अ डेफिनेट स्टेटमेंट. तो उसको क्वांटिफाई करो. तो उससे एक चीज याद है कि 2 साल लगातार मानव रचना का कॉमर्स स्ट्रीम का टॉपर डीसीसी से निकला है स्टैटिस्टिक्स. स्कूल टॉपर कॉमर्स स्ट्रीम, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो मजा आया 2 years इन अ रो. उससे पहले अकाउंट्स का टॉपर था. इस साल सेंट जॉर्जेस में स्कूल टॉपर फॉर अकाउंटेंसी, वो हमारे दिस इज स्टैटिस्टिक्स. तो सेंट जॉर्जेस के पहले भी हमारे टॉपर्स. बिरला में आई थिंक 98 आए हैं हाईएस्ट अकाउंट्स में. यू आर फ्रॉम बिरला? हाँ, 98 अकाउंट्स में. 100 आए हैं. सेंट जॉर्जेस, करण जॉर्ज 100 इन अकाउंटेंसी. बट पॉइंट इज स्टार्ट. अब एक होता है कि मैं सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिस्ट लिख दूं कि हर बच्चा होता है, 100 वाले भी है मेरे पास, 46 वाले भी हैं, ठीक है ना, तो वो तो क्या सारा डेटा. बट स्टैटिस्टिक्स क्या बोलेगा, वो तो जैसे प्रेजेंट किया जाए वैसे बोलेगा ना. अभी आ जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि 75% ऑफ द 100% पास परसेंट, मतलब सारे पास तो होते ही है. सतीवा आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ बोर्ड्स में, स्कूल में तो बहुत होते हैं. कि 75% ऑफ द क्लास स्कोर्ड अबव 90%. तो अब वो एक है ना डेफिनेट स्टेटमेंट, एक डेफिनेट स्टेटमेंट होगा, मतलब आप क्वांटिफाई एग्जैक्ट बात कर रहे हो. तो फिर क्या होता है, जैसी ऐसी स्टेटमेंट्स करी जाती है ना, 75% ऑफ द क्लास मतलब 3/4 ऑफ द क्लास, मतलब 4 बच्चे देखे इसके तो नजदीक आएंगे, तो मतलब हम तीनों के आ सकते हैं. ऐसी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ लोग. जैसे अगर बोला जाता है कि 50% ऑफ द क्लास स्कोर्ड अबव 90%, तो मतलब एवरी सेकंड स्टूडेंट इसके तो नहीं लग रहा आएंगे, मतलब मेरे आएंगे.
ऐसा कुछ लोग ड्रॉ कर लेते हैं ना, प्रोबेबिलिटी को ऐसे रीड करते हैं कि अच्छा 50% ऑफ द क्लास, देखो जरा, तो क्या ये जरूरी है कि हर बारी वही होगा? तो इसका मतलब अगर 50% है तो क्या जरूरी है कि अगर इसके नहीं आए तो आपके आएंगे ही आएंगे? बात समझ आ रही है कि ऐसे नहीं आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते स्टैटिस्टिक्स के कि देखो भी आपने कहा था 50% ऑफ द क्लास के आते हैं, अब ये हैं हम दो, इसके तो नहीं लग रहा मुझे आएंगे, तो मतलब मेरे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक के तो आने ही आने हैं, तभी तो 50% पूरा होगा। मैं कह रहा हूँ बेटा ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि चारों के आ जाए, हो सकता है चारों के ना आए, पीछे जो चार बैठे हैं उनके आ जाए, तो भी वो क्राइटेरिया फुलफिल। तो कंक्लूजन ऐसे हवा में ड्रॉ करना मुश्किल होता है, आएंगे आगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। But functions, number one, to simplify the complex data. Number two, to present the data in a definite form, not qualitative, not an abstract statement, not a vague statement that the result was very good. ये क्या, ये तो qualitative statement हुई ना, quantify करके बताओ एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास क्या रही, वो एक स्टैटिस्टिक है। For example, statement like annual rate of inflation in a country is 10% is more convincing that the prices, the general price inflation बढ़ती जा रही है, inflation बढ़ती जा रही है, अरे बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है का मतलब क्या होता है? मैं बोलूंगा बढ़ती जा रही है तो क्या आपको पता चल जाएगा कितनी है? But when I say that inflation is 10%, तो that is statistics, ठीक है ना? इन्फ्लेशन का रेट, क्योंकि वो कैलकुलेट हुआ है सारा डेटा कलेक्ट करके। अब मैं बोलता हूँ कि यूएस का इन्फ्लेशन रेट इज 9.1%, इज इट अ डेफिनेट स्टेटमेंट? डेफिनेट फॉर्म में है ना, कि एग्जैक्ट आप मतलब डायरेक्ट क्वांटिफाई कर रहे हो। अब मैं बोलता हूँ कि द इन्फ्लेशन रेट ऑफ यूएस इज एट 4 decade हाई, द इन्फ्लेशन रेट ऑफ यूएस इज एट अ 4 decade हाई, और उसको क्वांटिफाई नहीं करता, तो क्या उसकी रेलेवेंस कम हो गई? मतलब उसकी जो इम्पोर्ट मतलब होता है ना कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी कम हो गई डेटा की। कह रहे इनकम्प्लीट बात करी ना आपने, यू शुड क्वांटिफाई इट, देन इफ यू ऐड दिस इट इज एट अ 4 decade हाई, देन इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल। दोनों ही स्टैटिस्टिक्स है, बट एक वाला डेफिनेट फॉर्म में नहीं था ना, 4 decade हाई। अब हमें क्या पता कि पहले क्या था और अब क्या है? तो डेफिनेट फॉर्म मतलब उसको क्वांटिफाई करके बात करना। To make comparison of facts, comparison is one of the main functions of statistics. Definite form का एक और एग्जांपल याद आया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, the temperature is increasing constantly, एक चीज होती है। क्या ये डेफिनेट फॉर्म में है स्टेटमेंट? नहीं कह रहा है तो सबको पता है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं कि एवरी ईयर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग बाय 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दे दी उसको डेफिनेट फॉर्म, कह रहे ये हो, तब आपका जो डेटा है वो मीनिंगफुल होगा। तो डेफिनेट फॉर्म में बातें करोगे तो आपकी बात को और ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा और कन्विंसिंग होंगी वो। तो स्टैट्स को ऐसे ही यूज करना है। To make comparison of facts, comparison is one of the main functions of statistics in absolute figures, as the absolute figures convey a less concrete meaning. तो कंपैरेटिव डेटा कि लास्ट ईयर इस कंपनी का टर्नओवर क्या था, प्रॉफिट क्या था, इस साल क्या है, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 5%, तो कंपैरिजन होता है तो और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा, various statistical methods like average, rates, percentages, ratio, etc. are used. For example, per capita income of developing countries may not be of much use unless we know the per capita income of developed countries. Per capita income का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है इनकम पर पर्सन। तो नेशनल इनकम, नेशन की इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इनकम पर पर्सन। अब फॉर एग्जांपल इनकम पर पर्सन इंडिया में आई पर एनम 25,000 एग्जांपल। अब ये कम है या ज्यादा है? कैसे कह सकते हो कम है? अब वो पॉइंट है, कह रहे ऐसे बिना कंपैरिजन के नहीं बता सकते। फिर उन्होंने बताया यूएस की जो है वो है 5 लाख,
एग्जाम्पल, हाँ अब कम है एकदम से, कितना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गई ना इन्फॉर्मेशन, कि मैंने बताया इंडिया की पर कैपिटा इनकम 25,000 पर एनम है रुपीस, तो वो कम थी क्योंकि वो तो हम अपने अंदाजे से बोले ना कि यार साल का 25,000 तो महीने का तो 2,500 मतलब 2,000 हुआ, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो पॉइंट है कि कह रहे नहीं अभी भी कंक्लूड नहीं कर सकते, क्या पता कुछ लोग कर रहे हो अपना घर चला रहे हो किसी भी तरीके से, बट जैसे ही बताया कि अच्छा डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी है तो फिर कम है, तो कंपैरिजन, तो फंक्शन क्या है, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, कंपैरिजन मेक्स द डेटा मोर मीनिंगफुल। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट इतना ज्यादा यूज, पहले जो स्टैटिस्टिक्स था, पहले जो इकोनॉमिक्स था, वो यूज ही सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, मीनिंग ही पढ़ा था हमने ना कि मतलब स्टडी पॉलिटिकल स्टेट, तो स्टैटिस्टिक्स यूज ही सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए होता था, पॉलिटिक्स इन द सेंस टू मेक गवर्नमेंट डिसीजन, क्योंकि दे हैव टू डील, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द एंटायर पॉपुलेशन, तो उनका मार्जिन ऑफ एरर बहुत लो होता है। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब दे कांट टेक रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि जब उन्होंने कोई गलत डिसीजन ली तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि नुकसान लैक्स ऑफ करोड़ में होगा अगर कोई गलत डिसीजन ले ली गई तो डिसीजन लेने से पहले उनको सारा डेटा प्रॉपरली कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, प्रेजेंट करके फिर डिसीजन लेनी पड़ती है। अच्छा इस सेगमेंट में कैसे, सोचो मतलब हमारी कंट्री कि जीडीपी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, ट्रिलियंस तो नहीं मतलब $3 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली पहुंच रहे हैं हम, $3 ट्रिलियन, मतलब लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। $1 बिलियन, $1 बिलियन is how many million, 1 billion is how many million, क्या 1 बिलियन इज, बोल ना, नो आइडिया बोल दो इसमें क्या है। हाँ अब सोचो कि बिलियन 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 सुनते हो तो नो आइडिया इज नॉट गुड, 1000 मिलियन इज 1 बिलियन, क्योंकि नहीं, आर यू श्योर, 100 नो आइडिया, 1000 100 100 100 1000, 10 million is 1 billion, बिलियनियर 10 श्योर, दरवाजा बंद करना बेटा। तो चलो अच्छा हुआ ये बात हो गई, वैसे मतलब खामखा बेइज्जती होती बाहर। $1 मिलियन, पहले तो $1 मिलियन रुपीस में अगर बात करें, $1 मिलियन, 1 मिलियन पता है 10 लाख होते हैं, ये तो पता है ना, 1 मिलियन इज 10 लाख, $1 मिलियन 8 करोड़ रुपए होते हैं। $1 मिलियन मतलब 80 रुपीस का मैं एग्जांपल लगा रहा हूं, तो 8 करोड़ रुपए $1 मिलियन होते हैं। 1 बिलियन इज 1000 मिलियन, 1 बिलियन इज 1000 मिलियन, तो बिलियनियर बड़ी बात हुई, तो 10 में हो जाते होंगे, बिलियन, बिलियन लोग मतलब पैसे होते हैं इतने। 1 मिलियन इज 8 करोड़, 1 बिलियन इज 8,000 करोड़, बात समझ आ रही है। And 1 trillion is 1000 billion. And India's GDP is $3 trillion approximately. US के तो 13-14 ट्रिलियन पे, आई थिंक उससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, मतलब याद नहीं एग्जैक्ट क्लास पे था। पॉइंट क्या भी समझ आया, ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं, अगर 1 मिलियन 8 करोड़ है, 1 बिलियन 8,000 करोड़ है, तो 8,000 80,000 8 लाख, 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, तो हर साल ये पैसा खर्च करना होता है बेसिकली। अब काम की बात पे आते हैं, तो गवर्नमेंट को हर साल ये पैसा खर्च करना होता है, लैक्स ऑफ करोड़, उसमें से 3% हमारा सिर्फ एजुकेशन पे जाता है, पूरी जीडीपी का सिर्फ 3%। अब वो 3% कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, किस एरिया में वो पैसा खर्च किया जाएगा, कितना पैसा डिफेंस पे खर्च करना है, कितना पैसा मेडिकल पे खर्च करना है, कितना पैसा एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करना है, तो ये सब छोटी डिसीजंस हैं क्या, लैक्स ऑफ करोड़ इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिक्स यूज होता है।
स्टैटिस्टिक्स यूज होता है ये डिसीजंस लेने में कि कहाँ पे कितना % आपको स्पेंड करना चाहिए जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी हो। इंपॉर्टेंस तो खैर बहुत ज्यादा है, अभी आएगी। To facilitate planning and policy formulation on the basis of numerical data and their analysis, businessmen and administrators can plan future activities and shape their policy. तो जैसे गवर्नमेंट यूज करता है वैसे बिजनेसमैन भी यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग कि अगर मेरे पास 3 साल का डेटा आ जाए कंपनी की ग्रोथ रेट का, तो उसके बेसिस पे मार्केट को एनालाइज करते हुए हम 4th ईयर का प्रोजेक्शंस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करोगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा इस साल प्रोडक्शन मुझे बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन पहले होगी तभी तो सामान बिकेगा। ऐसा थोड़ी ना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ओवरनाइट प्रोडक्शन हो जाती है, पूरे साल का उनको प्लान करना होता है कि इस साल इसकी इतनी यूनिट्स बिकेंगी, तो फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है स्टैटिस्टिक्स। As business is full of risks and uncertainties, correct forecasting is essential to reduce the uncertainties of business. Statistical tools like interpolation of data, interpolation, time series analysis, they help in making projections for future. Interpolation of data होता है कि अगर 2019 में ये सिनेरियो था, 2020 में ये था, 2021 में क्या होगा, तो इन सारे डेटा को कोरिलेट करके हम डिसीजन लेते हैं कि 2020 में, 22 में क्या होगा, 23 में क्या होगा। बात समझ आई? तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है फोरकास्टिंग में। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कि मैंने रखी इकोनॉमिक्स की फीस 2500 पर मंथ, तो मैंने कहा ठीक है कि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, तो सेशन ये तो खत्म हो गया, मतलब मेरे पास 2 बैचेस का तो ऑप्शन नहीं है, बैच तो फुल हो गया, ओहो मुझे तो 3000 रखनी चाहिए थी। बात समझ आ रही है? एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कॉल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसी बातें तो घबराओ मत, बट मैं कह रहा हूँ कि क्या हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस होती है अच्छा अगर मैंने इसको 3000 रखा होता पर एकदम से 500 पर स्टूडेंट, मेरी तो रेवेन्यू बढ़ जाता ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते, क्या कोई इम्पैक्ट आता? कर नहीं, फिर भी मतलब एक एस्टिमेशन है। हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या होता है? हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सिचुएशन। तो अगर कोई ऐसा कंक्लूजन होता कि नहीं होता, कह रहे अच्छा 3200, कह रहे नहीं फिर भी फुल रहता, अच्छा 3500, तो कंपनी के लिए प्राइसिंग कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। ये तो 20 स्टूडेंट्स हैं, कंपनी तो लैक्स ऑफ यूनिट्स बनाती है, तो आईफोन की प्राइसिंग अगर करनी है, अगर उन्होंने अंडर प्राइस कर दिया तो उनका रेवेन्यू लॉस है कि नहीं है? सोचो उन्होंने मिलियंस ऑफ यूनिट्स बनानी है, मिलियंस ऑफ यूनिट्स बनानी है, और अगर उसको अंडर प्राइस कर दिया तो हर यूनिट में वो लॉस है, चाहे $100 से भी करा होता, बट 100 मिलियन हो गए ना एकदम से, ये तो सीधा ही कि 1 मिलियन यूनिट्स, $100 पर यूनिट आपने अंडर प्राइस कर दिया, आप ज्यादा रखते तो भी सामान बिक जाता। तो कितना इंपॉर्टेंट होता होगा किसी चीज का प्राइस एनालाइज करना। अब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो सर्वे लेके ही किया जा सकता है कि भाई साहब अगर फीस 3000 होती तो आप पढ़ रहे होते या नहीं पढ़ रहे होते, अगर फीस इतनी होती तो आप, बात समझ आ रही है? तो ऐसी कंपनीज सर्वे लेते हैं कि इस चीज के आप कितना प्राइस दे सकते हैं, अगर आपको ये फैसिलिटी मिले, वो फैसिलिटी, तो डिफरेंट डिफरेंट वो चीजें होती है। बात समझ आई? Formulation and testing of hypothesis, important समझ आई hypothesis की? Stats can be used for doing this hypothesis. Statistics, statistical methods are extremely useful in formulating and testing hypothesis. For example, with the help of statistical techniques, we can test the hypothesis whether a rise in railway fares will affect passenger traffic or not. और for example, metro, कि अगर उन्होंने मेट्रो के 5 रुपए से बढ़ा दिए फेयर्स, गवर्नमेंट का तो कलेक्शन मतलब करोड़ में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? ट्रैफिक इतना ज्यादा है, बट वो कह रहे कि उससे लोग कम तो नहीं ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। रेलवेज में उनको अफोर्डेबिलिटी भी चेक करनी है, लेकिन उनको ट्रैफिक भी मैनेज करना है, तो कहीं कहीं पे प्राइसेस इसलिए हाई रखते हैं कि ज्यादा लोग आए ही ना,
कि हमारी सीट्स लिमिटेड है। अब जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, कुछ कुछ होता है ना कि मतलब संडे को 800 रुपए की टिकट, क्यों? पता है आ जाएंगे लोग। तो ये प्राइसिंग कितनी प्लान करके रखते होंगे, टेस्टिंग करी होगी ना कि क्या फायदा होगा अगर 800 की रख दी और आधा हॉल खाली है, इससे अच्छा तो 600 रख देते और फुल रहता, 50% लोग और आते, आपका रेवेन्यू तो ओवरऑल बढ़ता ना। तो ये प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट प्राइसिंग के लिए ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करी जाती है जो काफी बार एक्चुअल टेस्ट करके ही पता चलती हैं। बट फिर आप एक छोटे सैंपल साइज पे टेस्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं पूरी इकोनॉमी पे, क्योंकि पूरी इकोनॉमी पे टेस्टिंग तो हो नहीं सकती, फिर तो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ही होगी ना। टेस्टिंग हमेशा छोटे सैंपल के साथ करी जाती है, देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है, रिएक्शंस क्या आते हैं, फिर उसको अप्लाई कर दिया जाता है पूरी इकोनॉमी पे। Next function, to enlarge individual knowledge and experience. Statistics enable people to enlarge their horizon. It sharpens the faculty of rational thinking and reasoning and is helpful in propounding new theories and concepts. आपकी knowledge enhance करने के लिए भी use करा जाता है statistics. So what are the functions of statistics? To simplify complex facts, to present facts in a definite form, to make comparison of facts. एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करना, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना, एक कंपनी का करंट ईयर डेटा प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना, एक कंट्री का जीडीपी करंट ईयर का प्रीवियस ईयर, जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो तो कंट्री का अपने ही प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है। तो कंपैरिजन, to facilitate planning and policy formulation, to help in forecasting, formulation and testing of hypotheses, and to enlarge individual knowledge and experiences. Examples imagine करके अगर थ्योरी पढ़ोगे तो उसकी रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी, बिना एग्जाम्पल्स के थ्योरी पढ़ोगे इतनी जल्दी माइंड से डिलीट हो जाएगी ना जैसे कभी पढ़ी ही नहीं थी। ओके, तो मैं हर बारी इतनी डिटेल में आपको एग्जाम्पल नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, लेकिन खुद भी दिमाग पे जोर डाला करो और डिस्कस कर लिया करो कि सर ये इस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है क्या, तो उससे आपको एग्जाम्पल फॉर्मुलेशन भी आ जाएगी। क्योंकि आप एक जगह जैसे होता है ना कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक जगह करी, उसको अप्लाई करा हर जगह, तो स्ट्रैटेजीज एक चीज में सीखी, उसको अप्लाई करी हर जगह। रिटेंशन, आफ्टर ऑल रिटेंशन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ भी आप कर रहे हो अगर रिटेन ही नहीं कर पाए तो सब यूजलेस है, be it economics, history, pol science, accounts, any subject, any subject.